Hello students, in last lecture we have taken some examples, some MCQs of animal classification. Today we are going to take some more examples. आज और कुछ एग्जाम्पल्स हम क्लासिफिकेशन से लेंगे, एनिमल क्लासिफिकेशन से। जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि एनिमल क्लासिफिकेशन, प्लांट क्लासिफिकेशन ये ऐसा पार्ट है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं शाहू स्क्रीनिंग में। So let us take example. First question number first. In earthworm, the body is divisible into. In earthworm, the body is divisible into. So you have to identify the number of segments. कितने number of segments होते हैं that you have to identify. So body is divisible into, options given are 30 to 35 segments. Second option is 70 to 75 segments. Option C is 90 to 100, 90 to 100 segments. And D option is 100 to 120 segments. 100 to 120 segments. So एक अडल्ट अर्थवर्म में बॉडी में कितने सेगमेंट्स होते हैं ऐसा हमें पूछा गया है, ठीक है। सो इट इज अ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। अर्थवर्म में कितने डिविजन्स या कितने सेगमेंट्स होते हैं, तो उसमें होते हैं 100 to 120 सेगमेंट्स। लगभग 100 to 120 सेगमेंट्स आर प्रेजेंट इन अर्थवर्म। एक नॉर्मल अडल्ट अर्थवर्म में कितने सेगमेंट्स होते हैं? 100 to 120। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज अर्थवर्म हैज एन अनसेगमेंटेड बैंड कॉल्ड। earthworm, it has an unsegmented, earthworm में एक unsegmented band होता है बॉडी के ऊपर जिसको हम कहते हैं बैंड कॉल्ड। उसको क्या कहा जाता है? उस बैंड को हम क्या कहेंगे? earthworm पे जो unsegmented बैंड होता है उसको हम क्या कहेंगे? So that band which does not have segments is called as clitellum. तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं cephalothoraks, cephalothoraks, B is clitellum, ऑप्शन सी जो है वो है थोरैक्स और मेटाथोरैक्स, थोरैक्स, एंड ऑप्शन डी इज मेटाथोरैक्स। तो क्या होता है क्लाइटेलम? So we have studied in animal classification. In earthworm which belongs to Annelida, it has clitellum where the eggs are stored. जहाँ पर एग स्टोर किए जाते हैं, ठीक है, उस रीजन को हम क्लाइटेलम कहते हैं। और एक क्लाइटेलम जो रीजन है वो अनसेगमेंटेड होता है, इसका मतलब वहां पर कोई सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। अर्थवर्म की जो बॉडी होती है, जैसे कि अगर हम अर्थवर्म का बॉडी इस तरह से निकालते हैं तो उसमें क्लाइटेलम होता है, तो वो क्लाइटेलम अनसेगमेंटेड पार्ट होता है। सो दिस क्लाइटेलम इज अनसेगमेंटेड पार्ट। बाकी बॉडी में क्या होते हैं? बाकी बॉडी में क्या होंगे? सेगमेंट्स होंगे, बट क्लाइटेलम में आपको कोई सेगमेंट्स नहीं दिखाई देंगे। बट यहाँ पर क्या होता है? एग्स स्टोर होते हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्लाइटेलम। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज earthworm belongs to the phylum. earthworm किस फाइलम को बिलोंग करता है? earthworm, it belongs to the phylum, ठीक है, हमें पता है एनेलिडा को ये बिलोंग करता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, ऑप्शन सी इज नेमाटोडा एंड मोलुस्का, नेमाटोडा, and D is mollusca.
तो यहाँ पर जो एनेलिडा है इस फाइलम को ये बिलोंग करता है अर्थवर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, earthworm has a characteristic of annelida। earthworm में कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एनेलिडा के। तो वो एनेलिडा के कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं? ऑप्शंस गिवन आर, फर्स्ट ट्रूसिलोम, second is metameric segmentation, ठीक है। सी इज बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी है। और ऑप्शन डी जो है वो ऑप्शन डी दिया है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्क्यूलेटरी सिस्टम। तो इसमें से आपको बताना है कि अर्थवर्म में कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। तो अर्थवर्म के कैरेक्टर है एक ट्रूसिलोम और दूसरा है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्थवर्म, ठीक है। तो ये एनेलिडा का कैरेक्टर है अर्थवर्म में, ट्रूसिलोम और मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ये भी है और ये भी है। तो ए और बी दोनों भी है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी, क्योंकि दोनों भी कैरेक्टर्स आपको अर्थवर्म में दिखाई देंगे जो कि एनेलिडा के कैरेक्टर होंगे। द नेक्स्ट इज द माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच आर ऑफ टाइप, ठीक है। कॉकरोच के जो माउथ पार्ट होते हैं, माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच आर ऑफ टाइप, कौन से टाइप के होते हैं माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच? सो कॉकरोच आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है, और आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है तो उसके कैरेक्टर्स होते हैं कॉकरोच के स्पेसिफिकली जो कैरेक्टर होते हैं माउथ पार्ट में, दे हैव माउथ पार्ट्स, ऑप्शंस गिवन आर बाइटिंग एंड चीविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, यानी ऐसे माउथ पार्ट्स जो कि बाइटिंग और चीविंग कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है वो है पियर्सिंग सकिंग, पियर्सिंग एंड सकिंग, यानी सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स इसमें होते हैं कॉकरोच में, ऐसा ऑप्शन दिया गया है। सी ऑप्शन गिवन इज दे हैव सिफोनिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स और स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, सिफोनिंग, और डी है स्पॉन्जिंग, ठीक है। तो इसमें कौन से टाइप के माउथ पार्ट्स कॉकरोच में होते हैं? बाइटिंग एंड चीविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर प्रेजेंट इन कॉकरोच। कुछ ऐसे आर्थ्रोपॉड्स हैं जिसमें पियर्सिंग और सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स भी होते हैं, जैसे कि मॉस्किटो है, बहुत से ऐसे इंसेक्ट्स है, बाकी बेड बग्स हैं जिनमें पियर्सिंग और सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं। बट जो कॉकरोच होता है उसमें बाइटिंग एंड चीविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं। सो ऑप्शन 5, क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। Cockroach which belongs to the Arthropoda phylum, it has biting and chewing type of mouth parts. Biting chewing type के mouth parts उसमें present होते हैं। The next question number 6. Next is the fins help the fish in. The fins helps the fish in. फिन्स जो होते हैं वो फिशेस को किस में हेल्प करते हैं, उसका क्या फंक्शन हो सकता है? सो ऑप्शंस गिवन आर लोकोमोशन, स्टीयरिंग, लोकोमोशन, स्टीयरिंग, सी बोथ
A and B and D, none of these. तो फिन्स किसके लिए हेल्प करते हैं फिशेस में? लोकोमोशन के लिए हेल्प करते हैं, स्टीयरिंग के लिए हेल्प करते हैं, एज अ स्टीयरिंग ऑर्गन की तरह उसको हेल्प होता है फिशेस को फिन्स का, या दोनों दुई तरह से वो हेल्प करते हैं? तो यस, लोकोमोशन तो होता ही फिन से, लैटरल फिन से लोकोमोशन के लिए हेल्प होता है। और स्टीयरिंग जो फिन होता है वो काउडल फिन होता है, जो कि पोस्टीरियर पार्ट में होता है फिशेस के। ठीक है, फिशेस के पोस्टीरियर पार्ट में जो काउडल फिन होता है पीछे की साइड में, वो स्टीयरिंग की तरह काम करता है, काउडल फिन उसको कहा जाता है। तो दोनों भी सही है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, बोथ ए एंड बी। ठीक है, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द मेजर कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी, कॉकरोच इज, कॉकरोच में किस तरह का न्यूट्रिशन होता है ये पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शंस गिवन आर कार्नियोरस, हर्बियोरस, कार्नियोरस, हर्बियोरस, ओमनियोरस, एंड डी सैप्रोफैगस। ठीक है, कॉकरोचेस जो होते हैं, जो कि ऑर्थ्रोपोडा को बिलोंग कर रहे हैं, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा को, एक्चुअली ये हर्बियोर्स भी होते हैं और कार्नियोर्स भी होते हैं। तो दोनों भी अगर होंगे तो इनको हम ओमनियोर्स कह सकते हैं। सो दे आर ओमनियोरस, ऑर्गेनिजम्स आर ओमनियोरस। क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्थ्रोपोडा pods are, the major characteristics of arthropods are, ऑप्शंस गिवन आर, ऑर्थ्रोपोडा का मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? सो ऑप्शंस गिवन आर जॉइंटेड अपेंडेज, जॉइंटेड अपेंडेजेस। सो यस, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं क्या इसमें? होते हैं जॉइंटेड अपेंडेजेस, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक है। एंड काइटिनस एक्सोस्केलेटन, एंड काइटिनस मतलब काइटिन से बना हुआ एक्सोस्केलेटन, इसमें काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन होता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन बी इज jointed appendages, chitinous endoskeleton. Jointed appendages, chitinous endoskeleton. ठीक है, then option C is antenna cephalothorax. Antenna and cephalothorax. And option D is eyes and cephalothorax. Eyes and cephalothorax. ठीक है, तो देखेंगे हम इसमें क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर है, मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो यहाँ पर अगर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को आप कंसिडर करेंगे, जैसे कि जॉइंटेड अपेंडेजेस काइटिनस एक्सोस्केलेटन है, जॉइंटेड अपेंडेजेस काइटिनस एंडोस्केलेटन है, एंटेना और सिफेलोथोरैक्स है, आईज है और सिफेलोथोरैक्स है। तो एक्चुअली यहाँ पर जो कुछ कैरेक्टर्स है वो कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के जो कि ऑर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं। ये सारे ऑर्थ्रोपॉड्स को के कैरेक्टर नहीं है।
जैसे कि इसमें अगर आप देखेंगे कि सारे आर्थ्रोपॉड्स में कुछ कैरेक्टर्स इसमें से दिखाई दे रहे हैं क्या, तो पहला ऐसा कैरेक्टर है जॉइंटेड अपेंडेज और काइटिनस एक्सोस्केलेटन। इट इज अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इन ऑल आर्थ्रोपॉड। सारे आर्थ्रोपॉड्स में ये कॉमन कैरेक्टर है। जॉइंटेड अपेंडेजेस एंड काइटिनस एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन काइटिनस होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाता है सीधे सीधे। अब देखेंगे एंटेना एंड सिफेलोथोरैक्स। एंटेना सारे ऑर्गेनिज्म में आपको दिखाई नहीं देगा। ऑल ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव एंटेना। कुछ ऑर्गेनिजम्स में सिफेलोथोरैक्स होता भी है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉकरोच अगर देखेंगे तो उसमें एंटेना और सिफेलोथोरैक्स होगा, बट ऐसा नहीं है कि सारे ऑर्गेनिज्म में एंटेना और सिफेलोथोरैक्स होगा। सो ये भी इनकरेक्ट है, इट इज नॉट अ कॉमन कैरेक्टर। आईज एंड सिफेलोथोरैक्स। सो सारे ऑर्गेनिज्म में सिफेलोथोरैक्स नहीं होते, ये हमने पहले ही देखा। आईज भी स्पेसिफिक टाइप के ऑर्गेनिजम्स में स्पेसिफिक टाइप के कंपाउंड आईज होते हैं बेसिकली, जो कि मोजेक बनाते हैं। बट सिफेलोथोरैक्स जैसे दिया है, आईज तो ठीक है, बट सिफेलोथोरैक्स जो है वो सारे ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसमें इसमें जो कॉमन कैरेक्टर है, जो कि आर्थ्रोपॉड्स का एक कॉमन कैरेक्टर होता है, वो होता है जॉइंटेड अपेंडेजेस एंड काइटिनस एक्सोस्केलेटन। यानी बॉडी के बाहर की तरफ स्केलेटन होगा जो कि काइटिन का बना होगा, ठीक है। काइटिन एक क्या होता है, पॉलीसैकेराइड होता है, जिससे कि एक्सोस्केलेटन बना होता है आर्थ्रोपोड्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज bony fish can stay in water at any depth. Bony fish can stay in water at any step. किसी भी स्टेप, सॉरी, एट एनी डेप्थ, ठीक है। बोनी फिश can stay in water at any depth without any effort due to presence of, at any depth without any efforts due to the presence of, किसकी प्रेजेंस की वजह से वो किसी भी डेप्थ में रह सकते हैं। ऐसा क्या होता है उनके पास जिसकी वजह से वो वहां पर फ्लोट कर सकते हैं या किसी भी डेप्थ पर रह सकते हैं। सो ऑप्शंस आर, ऑप्शंस गिवन इज लंग्स, गिल्स, पावरफुल टेल, lungs, gills, powerful tail, and option D is air bladder। तो उसमें ऐसा कौन सा एडेप्टेशन होता है जिसकी वजह से जो बोनी फिशेस है वो किसी भी डेप्थ में स्टे कर सकते हैं। तो इसका जो रीजन है वो है एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर की वजह से बयांसी क्रिएट होता है, और बयांसी क्रिएट होने की वजह से वो किसी भी डेप्थ पर क्या कर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। लंग्स जो होते हैं सारे ऑर्गेनिज्म, फिशेस में तो गिल्स होते हैं, तो इसमें सिर्फ लंग फिश है ऐसा जिसमें लंग्स होते हैं, वो भी पानी के बाहर आने के बाद लंग्स को यूज करता है, ठीक है। तो फिशेस में तो गिल्स होते हैं, बट वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। पावरफुल टेल का और किसी भी डेप्थ पर रहने का कोई रिलेशन नहीं है, स्पेसिफिक रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है एयर ब्लैडर। इट इज एयर ब्लैडर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेइंग ऑफ फिशेस एट एनी डेप्थ इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन। An important character of chordata is the presence of, chordata का एक important character क्या है? An important character of chordata is the presence of। अभी मैं ऑप्शन दिए गए, हमें ऑप्शन से देखना है कि कौन सा उससे इससे सही आंसर निकलता है, ठीक है। ऑप्शंस हमें देखना पड़ेंगे, ठीक है। ऑप्शंस क्या है? an important character of chordata is the presence of dorsal notochord, dorsal hollow nerve cord, चलो dorsal notochord, इसके बाद सेकंड है dorsal hollow nerve cord,
hollow nerve cord, post anal tail, post anal tail, and option D is all of above. जो दिए गए हैं वो सारे सही आंसर्स हैं। ठीक, देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा है एन इम्पोर्टेंट ऑफ, ठीक है, इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक एंड इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक of chordata is the presence of dorsal notochord, dorsal hollow nerve cord, post anal tail and all of the above. तो ये तीनों भी अगर कैरेक्टर देखेंगे तो ये तीनों भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फॉर कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के कैरेक्टर है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, जब हम कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा को डिवाइड करते हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये सारे कैरेक्टर कॉर्डेटा में होने चाहिए होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को ही हम क्या कहते हैं, कॉर्डेटा कहते हैं, या वो कॉर्डेट होता है। तो ये सारे जो कैरेक्टर हैं ये कॉर्डेटा के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, इसलिए आंसर आएगा यहाँ पर हमारा डी, ऑल ऑफ द अब। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11 is, the body of bird is covered by, the body of bird is covered by, किससे कवर्ड होता है, बॉडी ऑफ द बर्ड। बर्ड का बॉडी किससे कवर्ड किया जाता है? ऑप्शंस गिवन आर डर्मल स्केल्स, डर्मल स्केल्स, बॉडी पर डर्मल स्केल्स होती है, फेदर्स होते हैं। सी ऑप्शन इज हेयर, बोथ बी एंड सी, हेयर्स होते हैं। डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी, बी एंड सी, बी और सी दोनों भी होते। डर्मल स्केल्स उनकी बॉडी पर नहीं होते हैं, फेदर्स उनकी बॉडी पर होते हैं, हेयर्स नहीं होते हैं। तो अगर हेयर्स नहीं है, डर्मल स्केल नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। तो ऑप्शन करेक्ट जो है हमारा वो है फेदर्स। बॉडी के ऊपर उनका एक्सोस्केलेटन जो बना होता है वो होता है फेदर्स का बना हुआ। ठीक है, बर्ड्स में फेदर एक क्या है, पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, वो है फेदर। सो फेदर्स आर प्रेजेंट ऑन द बर्ड्स बॉडी। The next, number of teeth found in the beak of bird is, beak of bird में number of teeth कितने होते हैं? So the number of teeth found in the beak of bird is, कितने होते हैं? सो बर्ड में कोई टीथ नहीं होते हैं। ऑप्शंस गिवन दिए, गिवन आर, ऑप्शंस आर सेवरल, 20, 10, नील, सेवरल, 20, 10 और डी दिया है नील, कोई नहीं होते। सो बीक में कोई टीथ नहीं होते हैं, उनमें कोई टीथ प्रेजेंट नहीं होते हैं ओरल कैविटी में। ठीक है, सो डी इज द ऑप्शन। There is no teeth at all present in the beak of birds. Birds में कोई teeth नहीं होते हैं। Next, earthworm is used in, earthworm का हम कहाँ पर यूज करते हैं? earthworm is used in, किस जगह पे earthworm का यूज किया जाता है? It is a very simple question. Metabolizing nitrogenous waste, मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट के मेटाबॉलिज्म में अर्थवर्म का यूज होता है। ऑप्शन बी इज कंपोस्टिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, कंपोस्टिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर
and option C is plowing soil, and option D is both B and C. Both B and C. So options given are both B and C. ऐसा एक ऑप्शन हमें दिया गया है. देखो यहाँ पर क्या है, कंपोस्टिंग भी करता है ये ऑर्गेनिक मैटर का, और उसके साथ साथ इनडायरेक्ट फ्लोइंग भी हो जाता है. फ्लोइंग मतलब जब ये एंटर करता है सॉइल में तो दूसरी जगह से निकलता है, जिससे कि सॉइल का जो लोअर पार्ट है वो कंटिन्यूअसली रोल होते रहता है. अपर पार्ट नीचे जाएगा, लोअर पार्ट ऊपर आएगा, तो इससे सिर्फ नीचे वाला सॉइल है उसका फ्लोइंग होगा, लूजनिंग ऑफ सॉइल होगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ बी एंड सी इज करेक्ट. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. Question number 14. Organisms showing bilateral symmetry in larval stage and radial symmetry in adult stage belongs to. तो ये कौन से फाइलम को बिलोंग करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन से फाइलम को बिलोंग करते हैं? ऑप्शंस गिवन आर पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, एंड डीज इकाइनोडर्मेटा. जिसको इस तरह के ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं कि जिनमें बायलैटरल सिमेट्री होता है लार्वल स्टेज में और रेडियल सिमेट्री होता है अडल्ट स्टेज में. दोनों तरह की सिमेट्री ये दिखाते हैं, सिर्फ उसका जो लाइफ साइकिल का जो पार्ट होता है वो अलग अलग होता है. जैसे कि लार्वल स्टेज है तो वो बायलैटरल सिमेट्री दिखाता है, और जो अडल्ट स्टेज है, एक बार ऑर्गेनिज्म अडल्ट बन गया, उसका डेवलपमेंट हो गया, कि वो क्या दिखाता है, रेडियल सिमेट्री दिखाता है. तो हमें देखना है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म किस फाइलम को बिलोंग करते हैं. सो दिस पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक इज ऑफ इकाइनोडर्मेटा लाइक ऑर्गेनिजम्स. और जो ऑर्गेनिजम्स इकाइनोडर्मेटा फाइलम में बिलोंग करते हैं उनका ये पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है. सो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्मेटा. ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? इकाइनोडर्मेटा का कैरेक्टरिस्टिक है. देखो यहाँ पर पोरीफेरा दिया है जो कि असिमेट्रिकल होता है, निडेरिया रेडियल सिमेट्री दिखाता है, टीनोफोरा भी रेडियल सिमेट्री दिखाता है. बट इकाइनोडर्मेटा ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जो अडल्ट होंगे तो रेडियल सिमेट्री दिखाएंगे और लार्वा अगर होगा तो बायलैटरल सिमेट्री दिखाता है. क्वेश्चन नंबर 15. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइट एडेप्टेशन ऑफ बर्ड इज. बर्ड का फ्लाइट एडेप्टेशन ऑफ द बर्ड इज. बर्ड का फ्लाइट एडेप्टेशन क्या होता है? ए स्ट्रीमलाइन बॉडी, feathery covering, wings, streamlined body, feathery covering, hollow bones, and D, all of these. तो इसमें से कौन से ऐसे एडेप्टेशन है जो कि फ्लाइट एडेप्टेशन है बर्ड्स के? स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है बर्ड्स में, सो इट इज अ फ्लाइट एडेप्टेशन, क्योंकि इससे फ्लाइट इजी हो जाएगा, बिकॉज फ्रिक्शन जो होगा विंड से वो कम हो जाएगा.
फीदरी कवरिंग, बॉडी के ऊपर फीदरी कवरिंग होता है, फीदरी कवरिंग की वजह से भी फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो सकता है। हॉलो बोन्स, इससे क्या होता है, वेट कम हो जाता है बर्ड में, और वेट कम होने की वजह से इजीली वो फ्लाई कर पाते हैं। ऑल ऑफ दिस, तो ये तीनों भी जो है वो फ्लाइट एडेप्टेशन होते हैं बर्ड्स के, तो आंसर है ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ दिस। सो दिस इज अबाउट द एनिमल क्लासिफिकेशन रिलेटेड एमसीक्यूज एंड कॉन्सेप्ट्स। तो आज हमने एनिमल क्लासिफिकेशन को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ हम शुरू करेंगे। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विथ सम न्यू टॉपिक, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी शाहू के लिए ज़रूरी है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।